गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो बता दीजिए पहले। ठीक है, देखो 21 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। ऑब्जेक्शन टू जुरिसडिक्शन। नहीं ठीक है बेटा, वेट कर वेट। अब देखो एक छोटा सा सेक्शन है बीच में हमारे पास, डेट इज सेक्शन 21A। ठीक है, डेट इज 21A ऑफ सीपीसी। देखो ये क्या बात करता है ना, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ रेस जुडिकाटा। अब रेस जुडिकाटा क्या होता है ये तो अभी आने वाले टॉपिक्स में आपको पता चलेगा। ठीक है, आगे रेस जुडिकाटा का जब टॉपिक आप कवर करोगे तो उसमें पता चलेगा। बट ये एक छोटा सा एप्लीकेशन है रेस जुडिकाटा का। तो इसमें देखो होता क्या है, आप सपोज करो कि ए और बी के बीच में एक सूट होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, ए और बी के बीच में एक सूट होता है और उसका ट्रायल चलता है। ट्रायल के बाद उसमें डिक्री आ जाती है। ट्रायल चलता है, ट्रायल के बाद डिक्री आ जाती है। ठीक है, और ट्रायल उस कोर्ट में चलता है जिस कोर्ट में जुरिसडिक्शन नहीं है, नॉट हैविंग द जुरिसडिक्शन। ठीक है, नॉट हैविंग द जुरिसडिक्शन। क्लियर? तो भाई आपके पास ऑप्शन है कि आप इस डिग्री को लेके या तो अपील में जा सकते हो। ठीक है, और एपलेट कोर्ट में आपको क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा? एपलेट कोर्ट में आपको प्रूफ करना पड़ेगा 21 के अकॉर्डिंग कि आपने ये जो ऑब्जेक्शन है कि मेरे पास जुरिसडिक्शन नहीं था वो अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे उठाया, और लैक ऑफ जुरिसडिक्शन होने की वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस भी हो रहा है। अगर ये दोनों चीजें आपने प्रूफ कर दी तो वो एपलेट कोर्ट क्या करता था, डिग्री को सेट असाइड करता था। तो एक ऑप्शन आपके पास ये था। ठीक है, दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक, देखो 21A एक और ऑप्शन प्रूफ कराता है। अब देखो, अब सपोज करो कि ए ने यहाँ पर ए ने बी के खिलाफ सूट किया है जिस पर डिक्री आ गई है। क्लियर? डिक्री आ गई। ठीक, अब देखो बी ने क्या किया, बी ने ए के खिलाफ सूट कर दिया। बी ने ए के खिलाफ सूट कर दिया सेम प्रॉपर्टी पे, सेम प्रॉपर्टी पे। ठीक है, सपोज करो सूट इसने कर दिया डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल। डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल का हिसाब, इसका मालिकाना हक मेरे पास है, ये टाइटल आप डिक्लेयर कर दीजिए। क्लियर? कोर्ट बी ने क्या करा, बी ने ए के खिलाफ इसी इसी सब्जेक्ट मैटर पे क्या करा, सूट फाइल कर दिया। अब देखो, अब ए ने क्या लगाया, ध्यान से देखना, इस पोर्शन को ध्यान से देखना। ए ने क्या करा, ऑब्जेक्शन लगाया। ऑब्जेक्शन लगाया रेस जुडिकाटा का। ऑब्जेक्शन लगाया रेस जुडिकाटा का। रेस जुडिकाटा में यहाँ पर आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूं कि अगर मान लो दो सेम पार्टीज के बीच में पहले सेम सब्जेक्ट मैटर पे ऑलरेडी क्या आ चुका हो, सेम इश्यूज पे अगर डिग्री आ चुकी हो, तो दोबारा हम उसे कोर्ट में, मतलब सेम कॉम्पिटेंसी के कोर्ट में उसे फाइल नहीं कर सकते। क्लियर? टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग, है ना, हम क्या करते हैं, टू प्रिवेंट द पेंडेंसी ऑफ केसेस, हम क्या करते हैं कि अगर जिन पार्टीज के बीच में किसी सब्जेक्ट मैटर को लेके, किसी इशू को लेके डिग्री आ चुकी है, उसी सेम पार्टी के बीच में सेम सब्जेक्ट मैटर को लेके सेम इशू पे आप सूट फाइल नहीं कर सकते। उस पर एक रेस्ट्रिक्शन लग जाती है जिसे हम रेस जुडिकाटा बोलते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप रेस जुडिकाटा का बस इतना मतलब समझिए। ठीक, तो साहब ए ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि भाई इस सब्जेक्ट मैटर पे तो सेम पार्टी के बीच में ऑलरेडी डिग्री आ चुकी है। ठीक है,
तो बी ने कहा कि साहब ये जो पुरानी डिग्री है ना, ये जो पुरानी डिग्री है जिस कोर्ट ने ये दी है उसके पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, तो इस उसके पास तो ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, तो इस पुरानी डिग्री का तो कोई महत्व ही नहीं है, पुराने पूरे ट्रायल का तो कोई महत्व ही नहीं है। तो आपका ये रेस जुडिकाटा का ये जो ऑब्जेक्शन है ये तो बेकार है, क्योंकि ये जो पुरानी डिग्री है तो ऐसे कोर्ट ने दी ही नहीं है जिसपे जुरिस्डिक्शन हो। तो 21 से क्या कहता है, 21 से कहता है, 21 से कहता है कि ऐसा कोर्ट जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है अगर वो डिक्री देता है, क्लियर, तो उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई माना जाएगा। ठीक है, मतलब केवल आप इस वजह से रेस जुडिकाटा को डिनाई नहीं कर सकते कि फॉर्मर सूट में जो डिक्री आई है वो ऐसे कोर्ट ने दी है जिसपे जुरिस्डिक्शन नहीं थी। मतलब इन शॉर्ट वो क्या मान रहा है, इस डिग्री को वैलिड मान रहा है। ठीक है, वो क्या मान रहा है, इस डिग्री को वैलिड मान रहा है, इस ट्रायल को वैलिड मान रहा है। क्लियर? ठीक है, तो इसका जो ऑब्जेक्शन है, ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्शन है ए का, ये ऑब्जेक्शन क्या हो जाएगा, अलाउड। ये कंटेंशन क्या हो जाएगी, अलाउड। ठीक है, ये कंटेंशन क्या हो जाएगी, अलाउड हो जाएगी। मतलब कोर्ट देखेगा कि यार वाकई में सेम इशू है, सेम पार्टी है, सेम सब्जेक्ट मैटर है, सेम कॉम्पिटेंसी का कोर्ट है, तो कहेगा कि ठीक है भी आप सूट फाइल नहीं कर सकते, आप बस क्या कहा जा सकते हो, अब आप ऊपर जाइए अपील में। ठीक है, अब आप ऊपर जाइए अपील में और सेक्शन 21 का सहारा लीजिए। ठीक है, आप ऊपर जाइए अपील में और आप 21 का सहारा लीजिए। डिफेंडेंट अलग है तो सूट चलेगा, मैंने कहा ना, सेम पार्टीज, सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम इश्यूज, सब कुछ सेम होना चाहिए रेस जुडिकाटा के लिए। ठीक है, दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लीजिए, एक बार और फिर से समझा रहा हूं। सपोज करिए, देखो, ए ए ने बी पर सूट किया, ठीक है, ट्रायल चला, ट्रायल के बाद डिक्री आ गई। ये ट्रायल ऐसे कोर्ट ने किया जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं था। यहां तक तो समझ रहे हो? अब इधर ध्यान दे लो पहले, यहां तक समझ पा रहे हो, एक एक स्टेप करके बताओ मुझे, यहां तक समझ पा रहे हो? भाई ए ने बी पे सूट किया, सूट पूरा ट्रायल चला, डिक्री आ गई, बट वो डिक्री ऐसे कोर्ट ने दी है जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं था। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि इस डिक्री को लेके कहां जाओगे, अपील में जाओगे। ठीक है, अपील में कि साहब हमने क्या करा है, ऑब्जेक्शन उठाया है पहले, और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, आप इस डिग्री को सेट असाइड कर लो। एक ऑप्शन तो आपके पास ये है। बी क्या करता है, देखो, बी क्या करता है, बी ए पर सूट फाइल करता है, बी ए पर सूट फाइल करता है। ठीक है, सेम पार्टीज होती हैं, सेम इश्यूज होते हैं, सेम सब्जेक्ट मैटर होता है, सब कुछ सेम होता है। ट्रायल चल रहा होता है, ट्रायल में ए कहता है कि साहब रेस जुडिकाटा लगेगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से। ए कहता है कि ए क्या करता है, ऑब्जेक्शन उठाता है। किसका ऑब्जेक्शन उठाता है, रेस जुडिकाटा का। अब रेस जुडिकाटा का ऑब्जेक्शन करता क्या है, देखो, ए कहता है कि साहब सेम प्रॉपर्टी पे, सेम सब्जेक्ट मैटर पे, ठीक है, सेम इश्यू पे, सेम पार्टीज के बीच में ऑलरेडी क्या आ चुका है, ऑलरेडी डिग्री पास हो चुकी है। तो भाई आप दोबारा से उसी कोर्ट में सेम पार्टीज के बीच में सेम सब्जेक्ट मैटर पे सेम इश्यू पे दोबारा से ट्रायल कैसे करा लोगे? ठीक है,
तो ये रेस जुडिकाटा का रेस्ट्रिक्शन होता है कि भाई सब जब एक सब्जेक्ट मैटर पे ऑलरेडी जो है सेम पार्टीज के बीच में ऑलरेडी सूट डिसाइड हो चुका है, तो दोबारा उसे सेम कॉम्पिटेंसी वाले कोर्ट में आप क्यों डाल रहे हो? ठीक, तो ये रेस जुडिकाटा का ऑब्जेक्शन लगाता है। इसके रिप्लाई में बी कहता है कि साहब पुराना तो जो पास हुआ है ना, ये तो वैलिड ही नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस कोर्ट ने ये डिग्री दी है उसके पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। ये कहेगा कि साहब जो फॉर्मर सूट है ना, जो पुराना सूट है, ये जिस कोर्ट ने ट्राई किया है, दैट कोर्ट डिड नॉट हैव एनी जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो सेक्शन 21 ए ऐसे सिचुएशन में क्या कहता है? सेक्शन 21 ए ऐसी सिचुएशन में कहता है कि साहब पुराने सूट पर जुरिस्डिक्शन नहीं थी, केवल इस वजह से आप रेस जुडिकाटा को इन एप्लीकेबल नहीं कर सकते। क्लियर? भाई जुरिस्डिक्शन नहीं थी, तब भी डिग्री क्या मानी जाएगी? वैलिड मानी जाएगी, अनलेस सेट असाइड बाय द एपलेट कोर्ट, अनलेस सेट असाइड बाय द हायर कोर्ट, रिविजनल कोर्ट। क्लियर? तो ए का कंटेंशन क्या हो जाएगा? ऐसे केसेस में रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस रेस जुडिकाटा का ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा कि इस कोर्ट के पास मतलब फॉर्मर डिग्री जिसने पास करी है उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी। ये चीज रेस जुडिकाटा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। आ गया समझ में? बताइए। ठीक है, अब रेस जुडिकाटा को बस अभी शॉर्ट में समझ लो। रेस जुडिकाटा चलेगा बहुत दिनों तक। रेस जुडिकाटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और टेक्निकल और लेंदी वो है कॉन्सेप्ट। तो अभी रेस जुडिकाटा में मत जाइए आप। टेरिटोरियल और पेक्यूनरी। ठीक है, चलो अब देखो, अब आता है एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज ट्रांसफर ऑफ सूट। दैट इज ट्रांसफर ऑफ सूट। ट्रांसफर ऑफ सूट में हम सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 24, सेक्शन 25। ठीक है, सेक्शन 22, 23, 24 एंड 25। ठीक है बेटा, 21 एक को डिक्टेट कराने वाला कोई वो है नहीं, इसका कहीं ज्यादा कोई क्वेश्चन आता नहीं है। नहीं, सेम कॉम्पेटेंसी कॉम्पिटेंसी के कोर्ट में बेटा। एक मिनट रुको जरा। इस लागू सर। हाँ जी सर। हाँ। हाँ जी सर। जी सर। अच्छा अच्छा, मैं सर अभी फिक्स, मैं सर 5 बजे फिक्स करा दूं करेक्ट? 5 मतलब 5 बजे में, मैं 5 बजे बात करके रात का टाइम फिक्स करा दूं, ये कर। 100%, 100। अगर वो अलीगढ़ में होंगे तो 100% मिल। हाँ सर, तब गए तो थे यहाँ बिल्कुल कोचिंग के सामने वाली गली में। वो तो मैं मिल जाऊंगा सर, गली में मैं बता दूंगा। और सर 7:30 की बात कराता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक। हेलो। कभी कभी प्रोफेसर का कॉल आता है, जो मैं वो नहीं कर सकता, मतलब उसे इग्नोर नहीं करा जा सकता। इस वजह से मैं मतलब और कोई मैं क्लास चलते में और कोई कॉल नहीं उठाता। ठीक है। बट प्रोफेसर का जब कॉल आता है तो आपको उठाना पड़ता, मतलब मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता, तो इस वजह से जाना पड़ता। हाँ हाँ, पीएचडी वाले सर।
चलिए, देखो ट्रांसफर ऑफ सूट के लिए हमें 4 सेक्शंस पढ़ने हैं। ठीक है, सेक्शन 22, सेक्शन 23, 24 एंड 25। ठीक, अब सबसे पहले मैं इसकी डायरेक्ट रीडिंग में आपको कराऊंगा, ताकि आपको क्या हो, आपको ये हल्का हल्का सा ना इसका स्ट्रक्चर दिमाग में घूमने लगे। सबसे पहले मैं इसकी डायरेक्ट रीडिंग कराऊंगा, सेक्शन 22 की, 23 की, ताकि हल्का हल्का सा दिमाग में स्ट्रक्चर घूमने लगे। उसके बाद बोर्ड पर आपको समझाऊंगा कैसे सूट को ट्रांसफर किया जाता है, कौन एप्लीकेशन डालता है, कौन कौन से कोड ट्रांसफर कर सकते हैं, और ट्रांसफर करने में क्या क्या चीजें वो मतलब एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ठीक, चलिए। हाँ, ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ अमर। जो मतलब हमारे जो सीनियर हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, जो जज बन चुके हैं, जो सीजेएम तक हैं, एडीजे भी हैं, हमारे बहुत सारे सीनियर्स। तो वो भी बताते हैं जब आते हैं, या फिर और कि वो भी बताते हैं कि वो मतलब डाइस पे जब वो बैठे होते हैं, 10 से 5 का कोर्ट होता है, तो वो किसी का कॉल नहीं उठाते, मतलब उन्हें अलाउ नहीं होता। बट अगर किसी प्रोफेसर का कॉल जा रहा होता है, या फिर या तो माता पिता का कॉल जाए, है ना, क्योंकि माता पिता भी उसी टाइम करेंगे कि जो जब बहुत अर्जेंसी होगी, पता है कि उन्हें 10 से 5 कोर्ट में रहता है लड़का, है ना, तो या तो वो माँ बाप के कॉल उठाएगा, या फिर अपने टीचर का कॉल। ठीक है, तो वो बताते हैं हमें कि भैया हम डाइस पे बैठे होते हैं, और सर का या प्रोफेसर का कॉल आ रहा होता है, तो हम फिर पीछे चैम्बर में जाके पहले बात करके आते हैं। हाँ आशु, एक ये भी। सेम सूट फाइल हो सकता है। सेम सूट का मतलब है कि सेम सेम इश्यूज पे, सेम पार्टी के बीच में सेम सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तो वो सेम ही हो गया। क्लियर, वो सेम ही हो गया। भाई अगर मैं आप मान लो पजेशन, रिकवरी ऑफ पजेशन का है, मैं कह रहा हूं मेरा मालिकाना हक है इस प्रॉपर्टी पे, मैंने बी के खिलाफ सूट फाइल किया, बी ने डिक्री दे दी, फिर बी कह रहा है मेरा मालिकाना हक है इस पे, तो सेम प्रॉपर्टी, सेम टाइटल के लिए, ठीक है, सेम पार्टीज के बीच में मेरे खिलाफ फिर बी ने कर दिया कि साहब मेरा मालिकाना हक है। नहीं, मालिकाने हक के लिए ऑलरेडी डिग्री आ चुकी है, तो आप उसी इशू पे सेम कॉम्पिटेंसी वाले कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते। हाँ, आप उस डिग्री के खिलाफ अपील में जा सकते हो कि साहब मालिकाना हक मेरा है, बट ये कोर्ट देखो, कोर्ट ने उल्टा जो डिसीजन दे दिया। समझ गए? मैं बेटा एएमयू से कर रहा हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। चलो, तो सबसे पहले इस पे आइए आप, अपना बेयर एक्ट ओपन करिए। ठीक है, अपना बेयर एक्ट ओपन करिए। बेटा महक ग्रोवर, मैंने आप बता तो रहा हूँ, रेस ड्यूटी काटा अभी आगे पूरा चलेगा, इसके बाद ट्रांसफर ऑफ सूट के बाद अगला टॉपिक रेस ड्यूटी काटा ही है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, बीच में जब अगला कॉन्सेप्ट चल रहा है उसमें आप बीच में बार बार पूछ रहे हो ना, आप लास्ट में पूछ लेना। ठीक है, तो रेस ड्यूटी का अप्लाई नहीं होगा ना। ठीक है, लास्ट का वेट करो, जो एक आध कंफ्यूजन रह गया उसे लास्ट में पूछना, टॉपिक को आगे बढ़ने दो। देखो, ओपन करो, बेरेक्ट ओपन करिए, प्लीज ओपन अ बेरेक्ट, सेक्शन 22, उसमें ओपन करिए आप सेक्शन 22। अब देखिए, देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से देखना इसे।
देखो ये कह रहा है पावर टू ट्रांसफर सूट्स विच में बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन। ठीक है, पावर टू ट्रांसफर सूट्स विच में बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट। अब देखो ये क्या कहता है, वेयर अ सूट may be instituted in any one of two or more courts and is instituted in one of such courts, any defendant after notice to the other parties may at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement apply to have the suit transferred to another court, and the court to which such application is made after considering the objection of the other party shall determine in which of the several courts having jurisdiction the suit shall proceed. Clear? The suit shall proceed. ठीक, आगे चलो। 23 पढ़ो, अभी दोनों को मिला के समझाऊंगा। 23 एक बार रीड करो। अब देखो 23 कह रहा है, where the several courts having jurisdiction are subordinate to the same appellate court, application under section 5 shall be made to the appellate court. Where such courts are subordinate to different appellate court but to the same high court, the application shall be made to said high court. Where such courts are subordinate to different high court, the application shall be made to the high court within the local limits of whose jurisdiction the court in which the suit is brought is situated. क्लियर? अब देखो अब दिमाग लगाना थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब देखो ये कह रहा है, मान लो बहुत सारे कोर्ट्स में जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, इन सारे कोर्ट्स में जुरिस्डिक्शन है। These courts having the jurisdiction, these courts having the jurisdiction। अब मैंने आपको बताया भी था ना कि एक से ज्यादा कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन हो सकती है, फिर हमारी मर्जी हम कहाँ पे फाइल करें। भाई मान लो ये प्लेंटिफ है और इसे डिफेंडेंट के खिलाफ क्या फाइल करना है, सूट फाइल करना है, तो ये डिफेंडेंट के रेजिडेंस पे फाइल कर सकता है, डिफेंडेंट के प्लेस ऑफ वर्क पे फाइल कर सकता है, प्लेस ऑफ बिजनेस पे फाइल कर सकता है, कॉज ऑफ एक्शन जहां राइज हुआ है वहां फाइल कर सकता है। तो भाई 4 जगह जुरिस्डिक्शन है, एक मैटर में 4 जगह जुरिस्डिक्शन है। अब ये प्लेंटिफ का विल है कि ये इसमें फाइल करे, इसमें फाइल करे, इसमें फाइल करे या इसमें फाइल करे, ये तो हम पढ़ के आए हैं। क्लियर? अब देखो ये कहता है कि सपोज करो प्लेंटिफ ने इसमें अपना सूट फाइल, ठीक है, यहां पर क्या फाइल कर दिया, सूट फाइल। अब सूट फाइल करने के बाद सेक्शन 22 कहता है कि साहब ये जो डिफेंडेंट है ना, ये एप्लीकेशन लगा सकता है, ये एप्लीकेशन लगा सकता है किसकी, ट्रांसफर ऑफ सूट। किसकी एप्लीकेशन लगा सकता है, ट्रांसफर ऑफ सूट। क्लियर? अब ये कहेगा कि साहब ये एप्लीकेशन ट्रांसफर ऑफ सूट की फाइल करेगा एक कोर्ट में, ठीक है। अब ये कोर्ट क्या देखेगा, कोर्ट देखेगा कि साहब ये जो जुरिस्डिक्शन को लेके ये जो ऑब्जेक्शन है, मतलब ये जो रिक्वेस्ट रेज की है, ऑब्जेक्शन रेज किया है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्शन रेज किया है ये इसने बिल्कुल एट द अर्लीस्ट किया है या नहीं, ठीक है, एट द अर्लीस्ट, और जहां पर सेटलमेंट ऑफ इशू होने वाले हैं वहां पे एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशू, ठीक है, सेटलमेंट ऑफ इशू, एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशू।
क्लियर। तो कोर्ट देखेगा कि साहब अगर इसने सेटलमेंट ऑफ इश्यू से पहले ट्रांसफर ऑफ सूट की एप्लीकेशन डाल दी है, क्लियर, तो फिर क्या हो सकता है, तो फिर ये कोर्ट इस सूट को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, सूट को ट्रांसफर कर सकता है। यार देवेंद्र, तुम एक बात बताओ कि तुम्हारी मतलब हिंदी हिंदी आपको समझ आती है हिंदी? आपको हिंदी समझ आती है देवेंद्र? देवेंद्र मोखेड़े, आपको हिंदी समझ में आती है? जब आती है तो मैंने आपसे कितनी सौयों बार जब मैंने ये कहा है कि जब मैं कोई कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तो उस समय टाइपिंग कर रहे हो, टाइपिंग करे जा रहे हो, क्वेश्चन आपके खत्म ही नहीं हो रहे। जब मैंने कहा है कि लास्ट में पूछना, या फिर मैं कुछ ना पढ़ा रहा हूँ, आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ तब पूछो। मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। जब आप मेरे मेरे कॉन्सेप्ट समझाने में क्वेश्चन लिखोगे, ठीक है, तो वो क्वेश्चन में जवाब दूंगा आपका। फिर आप देखोगे अरे सर ने तो ये भी पढ़ा दिया, फिर मैं अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछोगे फिर तो। यार तुम बिल्कुल बात नहीं मानते हो, बिल्कुल बात नहीं मानते। जब मैंने बोल दिया कि जब मैं कभी कभी कोई कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा रहा हूँ तो आपको उस बीच जो है कमेंट नहीं करना। मैं तो सबके कमेंट पढ़ता हूँ, सबके रिप्लाई करता हूँ। बट इस बात का गलत फायदा आप क्यों उठाते हैं? आप लास्ट में पूछिए, कॉन्सेप्ट में समझा दूं उसके बाद पूछिए। बीच में आप लिख रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन होता है। देखो, अब देखो, प्लेंटिफ के पास चार चार ऑप्शन थे। प्लेंटिफ के पास चार ऑप्शन थे। ठीक है, इसमें भी जुरिस्डिक्शन है, इस पे भी जुरिस्डिक्शन है, इस पे भी जुरिस्डिक्शन है, इस पे भी जुरिस्डिक्शन है ना। अब भाई प्लेंटिफ ने यहाँ पर फाइल कर दिया सूट, प्लेंटिफ ने यहाँ पर फाइल कर दिया। ठीक, अब आप बात बताइए, अब डिफेंडेंट ने क्या करा, डिफेंडेंट एप्लीकेशन लगा रहा है कि सूट को ट्रांसफर कर दो, सूट को कर दो आप यहाँ पे, मतलब यहाँ पर आप ट्रांसफर कर दो इस कोर्ट में। क्यों कर दो कि साहब ये तो मैं बहुत पहले रहा करता था, है ना, बट आजकल तो मैं यहाँ रहता हूँ तो मेरे लिए वहां आना पॉसिबल नहीं है। और प्लेंटिफ तो यहाँ रहता है बीच में, उसे जितना यहाँ पर जो है ट्रेवल करना है उतना ही यहाँ पर ट्रेवल करना पड़ेगा, तो प्लेंटिफ को तो बिल्कुल भी दिक्कत होगी नहीं, है ना। बट हाँ, बट मैं तो वहां रहता ही नहीं हूँ ना, मैं जाता वहां पे। भैया आप मेरे सूट को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, तो इसमें क्या होगा, इसमें मेरा फायदा हो जाएगा, प्लेंटिफ का कोई नुकसान नहीं होगा। क्लियर। तो कोर्ट देखेगा कि क्या ये जो ऑब्जेक्शन है जुरिस्डिक्शन को लेके, क्या ये इसने एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे उठाया है, या फिर सेटलमेंट ऑफ इशू पे या उससे पहले उठा लिया है। तो फिर कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट इसके सूट को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, कोर्ट इसके सूट को ट्रांसफर कर सकता है। क्लियर। अब देखो, ऐसी मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस हमें कहाँ कहाँ मिलती हैं, अगर आप पुराना याद करो, अगर मैं थोड़ी सी इंटरलिंकिंग आपको कराऊं, तो ऐसी मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस आपको किस किस सेक्शन में देखने को मिल रही थी? सेक्शन 21 में, सॉरी सेक्शन 19 में, सेक्शन 20 में, सेक्शन 16 के प्रोविजो में, सेक्शन 16 के प्रोविजो में, बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। 16 से 20 में पूरा नहीं, 16 में थोड़ी, 16 में मल्टीपल जुरिस्डिक्शन कहाँ मिल रही है आपको, केवल 16 के प्रोविजो में मिल रही है, 16 के प्रोविजो में, है ना, जहां पे पर्सनल ओबीडियंस से आप रेमेडी ऑब्टेन करना चाहते हो। क्लियर। तो ये जो सेक्शन 22 अप्लाई होगा ना ट्रांसफर ऑफ सूट का, ये इन्हीं केसेस में हो पाएगा जहां पर मल्टीपल जुरिस्डिक्शन, मतलब जहां पर जुरिस्डिक्शन जो है एक से ज्यादा कोर्ट के पास हो। क्लियर, जहां पर जुरिस्डिक्शन एक से, हाँ, और 17 में भी, 17 में भी, ठीक है, 17 में भी।
ठीक है, और 17 में। क्लियर? तो 16 का प्रोविजो में आपको मल्टीपल जुरिस्डिक्शन मिल जाएगी। ठीक है, सेक्शन 19 में आपको मल्टीपल जुरिस्डिक्शन मिल जाएगी, 20 में मिल जाएगी, 17 में मिल जाएगी। तो इन सब पर क्या होगा, इन सब पर ही सेक्शन 22 अप्लाई, इन सब पर सेक्शन 22 अप्लाई होगा। मतलब अगर मल्टीपल जुरिस्डिक्शन है और प्लेंटिफ की मर्जी है कि वो कहां फाइल करे, अब सपोज करो उसने यहां फाइल कर दिया, तो इसे इनमें ट्रांसफर कराने की एप्लीकेशन डिफेंडेंट फाइल कर सकता है। ठीक है, इनमें डिफेंडेंट क्या कर सकता है, इनमें डिफेंडेंट ट्रांसफर ऑफ सूट की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि भैया जुरिस्डिक्शन तो इस पे भी है, तो आप क्या करो, मेरे सूट को यहां पे ट्रांसफर कर दो, मैं तो यहां रहता हूं। प्लेंटिफ के लिए दोनों बराबर पड़ेगा, बट मैं वहां पर नहीं जाता तो यहां पर कन्वीनियंट रहेगा। समझ गए? ठीक है, स्टार्टिंग में ही करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग में। ठीक है अभिषेक दुबे, अभी इसका आंसर अभी मिलता जाएगा, अभी रुक जाओ। देखो मैंने तुम्हें हमेशा कहा है कि पहले कॉन्सेप्ट को पूरा होने दिया, मतलब पूरा होने दिया करिए। है ना, मैंने कहा है कि साहब ये ट्रांसफर ऑफ सूट्स का सिलसिला चलेगा 22, 23, 24, 25। तो 22, 23, 24, 25 सेक्शन जब तक कंप्लीट ना हो जाए ना, अपने हाथों को बांध के रखो, अपने अपने हाथों को बांध के रखो। क्वेश्चन मत पूछो, सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे, भरोसा रखो थोड़ा सा। क्लियर? अब आप समझ गए? मतलब अगर मान के चलो कि एक से ज्यादा कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, एक से ज्यादा, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, और प्लेंटिफ क्या करता है, प्लेंटिफ सपोज करो यहां पर सूट फाइल कर देता है, ठीक है, सूट फाइल कर देता है अगेंस्ट डिफेंडेंट। तो ये डिफेंडेंट क्या कर सकता है, एक एप्लीकेशन फाइल करेगा, एप्लीकेशन फाइल करेगा फॉर ट्रांसफर ऑफ सूट, ट्रांसफर ऑफ सूट, कि आप मेरे सूट को ट्रांसफर कर दो, कहां पर, या तो यहां पर, या यहां पर, या फिर यहां, मतलब कहीं पे भी करा सकता है। अगर यहां करेगा तो यहां कर सकता है कोर्ट, यहां पर करेगा तो यहां पर कर सकता है कोर्ट। मतलब डिफेंडेंट, डिफेंडेंट अब इन सब पे जुरिस्डिक्शन है, तो डिफेंडेंट इस सूट को इनमें से किसी भी कोर्ट में ट्रांसफर करा सकता है। बट बट जो ट्रांसफरिंग कोर्ट होगा, जो ट्रांसफरिंग कोर्ट होगा, मतलब जो ट्रांसफर कर रहा होगा, ठीक है, वो क्या देखेगा कि इसने ये जो एप्लीकेशन है, ये एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे लगाई या नहीं लगाई। ठीक है, या फिर जिस सूट में सेटलमेंट ऑफ इशू हो रहे हैं उसमें एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशू लगाई है या नहीं लगाई। क्लियर? तो अगर उसने बिल्कुल अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे ये एप्लीकेशन फाइल कर दी है, और उसकी एप्लीकेशन में अगर दम है, रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, तो ये कोर्ट क्या कर सकता है, इस सूट को इनमें से किसी भी कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है जहां पर ये एप्लीकेशन में मांग रहा हो। क्लियर? बताओ। डिस्टेंस इज वन ऑफ द ग्राउंड, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है ना। अब देखो, अब ये ट्रांसफरिंग कोर्ट होगा कौन सा, भाई ये जो ट्रांसफर ऑफ सूट की जो एप्लीकेशन है, सेक्शन 22 कह रहा है, सेक्शन 22 कह रहा है कि साहब डिफेंडेंट क्या कर सकता है, डिफेंडेंट सूट को ट्रांसफर कराने के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है, सूट को ट्रांसफर कराने के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है। डालेगा कहां, किस कोर्ट में डालेगा, किस कोर्ट में डालेगा, ये बताएगा सेक्शन 23। तो सेक्शन 22 और सेक्शन 23 ये क्या है, ये मतलब सेक्शन 22 को ही सेक्शन 23 कॉम्प्लीमेंट करता है। क्लियर? भाई हमें सेक्शन 22 ने बताया, हमें सेक्शन 22 ने बताया कि डिफेंडेंट अपने सूट को ट्रांसफर कराने के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है, एप्लीकेशन लगा सकता है
कोर्ट में लगाएगा। कौन से कोर्ट में लगाएगा? ठीक है, इसका इसका आंसर देगा सेक्शन 20। ठीक है, तो ये रिलेशन है, ये रिलेशन है 22 और 23 का। 22 कहता है कि साहब आप अपने सूट को ट्रांसफर करा सकते हो, कराने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दो कोर्ट में। किस कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेगा? ये 23 बताएगा, ये 23 बताएगा। अब देखो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना। देखो, हमारे भारत में सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट, जो पूरे इंडिया को कवर करता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद हर स्टेट में, हर स्टेट में हाई कोर्ट होते हैं। हर स्टेट में, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, ये हाई कोर्ट अपने स्टेट को गवर्न करेगा, 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 ये हाई कोर्ट अपने स्टेट को गवर्न करेगा। ठीक है, मतलब दी ऑल द हाई कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू सुप्रीम कोर्ट। ऑल द हाई कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू सुप्रीम कोर्ट। ऑल द हाई कोर्ट्स, ऑल द हाई कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब ये हाई कोर्ट क्या करेगा? हाई कोर्ट क्या करेगा? ये स्टेट को गवर्न करेगा, ये इंडिया को गवर्न करेगा, स्टेट को गवर्न करेगा। फिर हर स्टेट में क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, हर स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होंगे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, क्लियर? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं आपको बता दूं, यहां पर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वो बना देता हूं। जैसे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना, उसमें आपको पता है कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर एडीजे कोर्ट होता है, ठीक है, फिर सिविल जज सीनियर डिवीजन, फिर सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन। हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा स्ट्रक्चर होता है कोर्ट्स का। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में। जैसे मान के चलो हमारे पास ये एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश। इसमें एक तो होगा हाई कोर्ट, एक तो होगा हाई कोर्ट, और इसमें जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है ना, यूपी में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। ठीक है, हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, हर डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डीजे का कोर्ट होगा, एडीजे का कोर्ट होगा, सिविल जज के कोर्ट होंगे। ठीक है, हर हर किसी में डीजे का कोर्ट होगा, एडीजे कोर्ट होगा, सिविल जज कोर्ट्स होंगे। कितना समझते हो आप? इतना इतना समझते हैं आप? बताइए, इतना तो पता है ना स्ट्रक्चर, कि एक एक स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। ठीक है, दीज ऑल आर सबऑर्डिनेट टू दिस हाई कोर्ट, दीज ऑल आर सबऑर्डिनेट टू दिस हाई कोर्ट। ठीक है, ये क्या होता है? ये सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट हैं। अब देखो, अब ट्रांसफर एप्लीकेशन जाएगी कहाँ, ये मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो, सपोज करो कि सब यूपी की ही बात हो रही है। यूपी में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, ध्यान देना, यूपी में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं। इस डिस्ट्रिक्ट में, ये एक डिस्ट्रिक्ट है,
इसमें क्या है, इसमें एक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, ठीक है, यानी कि डीजे का कोर्ट होगा, ठीक, एडीजे कोर्ट होगा, ठीक है, सिविल सिविल जज का कोर्ट होगा, और सिविल जज के बहुत सारे कोर्ट्स होंगे। एक डिस्ट्रिक्ट में सिविल जज के बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं। अब आप मान के चलो कि प्लेंटिफ ने यहां पर सूट फाइल किया है, प्लेंटिफ ने यहां पर सूट फाइल किया है, ध्यान से देखना। प्लेंटिफ ने यहां पर सूट फाइल किया है, और डिफेंडेंट इस सूट को इसमें ट्रांसफर कराना चाहता है, वांट्स टू ट्रांसफर, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो दोनों कोर्ट्स हैं जहां पर सूट फाइल किया गया है, जहां पर सूट फाइल किया गया है, वो और जिसमें ट्रांसफर कराना है वो कोर्ट, ये दोनों सेम एपलेट कोर्ट के अंडर है या नहीं, ठीक है, क्योंकि सिविल सिविल कोर्ट का एपलेट कोर्ट कौन सा होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सिविल कोर्ट्स का सिविल कोर्ट का जो एपलेट कोर्ट होगा वो कौन सा होगा, डीजे डीजे कोर्ट। तो अगर अगर दोनों सेम एपलेट कोर्ट के सबऑर्डिनेट हैं, ठीक है, मतलब अगर दोनों कोर्ट एक ही डिस्ट्रिक्ट में फॉल कर रहे हैं, इनका एपलेट कोर्ट अगर एक ही है, तो ट्रांसफर एप्लीकेशन कहाँ जाएगी, ट्रांसफर एप्लीकेशन यहाँ, ट्रांसफर एप्लीकेशन यहाँ जाएगी। तो अगर सेम एपलेट कोर्ट है, अगर सेम एपलेट कोर्ट है जहां से ट्रांसफर कराना है और जहां पर ट्रांसफर कराना है, अगर उनका एक ही एपलेट कोर्ट है, तो ट्रांसफर एप्लीकेशन कहाँ जाएगी, एपलेट कोर्ट, ट्रांसफर ट्रांसफर एप्लीकेशन कहाँ जाएगी, एपलेट एपलेट कोर्ट। क्लियर। तो ऐसे केसेस में जहां पर दोनों कोर्ट एक ही एपलेट कोर्ट के सबऑर्डिनेट हो, ठीक है, तो उनकी ट्रांसफर एप्लीकेशन कहाँ जाएगी, उस एपलेट कोर्ट में जाएगी। क्लियर, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ठीक है, दोनों ही सबऑर्डिनेट कोर्ट है, तो दोनों में से किसी भी कोर्ट में ये फैसला कौन करेगा, उस उनका एपलेट कोर्ट कर सकता है। क्लियर, क्लियर इतना। अब देखो, अगला देखो, एक हाई कोर्ट है और एक स्टेट में फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। मान लो यहाँ पर डीजे एडीजे कोर्ट है, ठीक है, यहाँ पर सिविल जज के क्या है, ये सिविल जज के कोर्ट्स हैं। ऐसे यहाँ पर डीजे एडीजे कोर्ट है, यहाँ भी छोटे छोटे सिविल जज के कोर्ट्स हैं, ठीक है। ऐसे ही इस डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में क्या है, डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट है, एडीजे का कोर्ट है, और नीचे फिर छोटे छोटे सिविल कोर्ट्स हैं। क्लियर। अब ये एक ही हाई कोर्ट के अंडर आते हैं, मतलब ये सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यूपी के हैं। अब यूपी का एक ही हाई कोर्ट होगा, यूपी का एक ही हाई कोर्ट होगा। मैंने कहा था कि सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एक हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होंगे, ये कहा था। अब देखो, अब मान लो हमें सूट, यहां पर प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया, सूट फाइल, उसे ट्रांसफर कराना है इस सूट, कहां ट्रांसफर कराना है, ट्रांसफर कराना है इस कोर्ट में। क्लियर, ट्रांसफर कराना है इस कोर्ट में। क्लियर। अब देखो, हम देखेंगे कि साहब जिस जिस कोर्ट से ट्रांसफर कराना है, जिस कोर्ट में, क्या दोनों का सेम एपलेट कोर्ट है, बताइए, क्या दोनों का एपलेट कोर्ट सेम है, क्या दोनों का एपलेट कोर्ट सेम है, बताओ, क्या दोनों का एपलेट कोर्ट सेम है, नहीं है भाई। इन सब का एपलेट कोड तो ये है, और इन सब का एपलेट कोड ये है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर फाइल करूंगा, तो वो इसकी तरफ इंक्लाइन रहेगा, बाइस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर फाइल करूंगा, तो वो इसकी तरफ बाइस रहेगा।
तो हम एप्लेट कोड में अब फाइल नहीं करेंगे। अगर डिफरेंट एप्लेट कोड है, अगर डिफरेंट एप्लेट कोड है तो हम एप्लेट कोड में फाइल नहीं करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या ये दोनों एप्लेट कोड किसी एक कोड के सबऑर्डिनेट हैं, किसी एक हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है। हम कहेंगे हाँ साहब, दोनों ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यूपी में आते हैं, इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के दोनों सबऑर्डिनेट है। ठीक है, तो साहब डिस्ट्रिक्ट ये वाला एप्लेट कोर्ट भी और ये वाला एप्लेट कोर्ट भी, ये दोनों एक ही हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है। इस वजह से ऐसे मैटर्स में एप्लीकेशन जाएगी हाई कोर्ट में। ट्रांसफर एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट, ट्रांसफर एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट, जहां पर सेम एप्लेट कोड होंगे। अगर यहां से यहां ट्रांसफर कराना होता, यहां से यहां ट्रांसफर कराना होता, तो यहां पर एप्लीकेशन जाती। बट एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रांसफर कराना है। क्लियर? तो वो दोनों डिस्ट्रिक्ट जिस हाई कोर्ट के अंडर आ रहे होंगे, उस हाई कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन जाएगी, उस हाई कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन जाएगी। क्लियर? बताओ, इतना क्लियर आपको? ये चीज क्लियर हुई? ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, ठीक है। अब देखो आगे चलो। अब मान लो एक स्टेट का हाई कोर्ट है, उसके अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके अंदर कोई सिविल जज का कोर्ट है। क्लियर? ये दूसरे दूसरे स्टेट का हाई कोर्ट है, उसके अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके अंदर कोई सिविल जज, सिविल जज का कोर्ट। हमें ट्रांसफर करानी है सूट, यहां से लेके यहां ट्रांसफर करानी। अब देखो, अगर मैं इन दोनों कोर्ट्स को देखूं, मतलब जहां से ट्रांसफर होनी है और जिसमें ट्रांसफर होनी है, दोनों का एपलेट कोर्ट भी अलग, ठीक है, और दोनों एपलेट कोर्ट का हाई कोर्ट भी अलग। तो ऐसे केसेस में एप्लीकेशन कहां पर फाइल होगी, ऐसे केसेस में एप्लीकेशन कहां पर फाइल होगी, ये हमें देखना है। और इसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने एक चेंज किया था, ठीक है, जो चेंज अभी बेरेक्ट में नहीं हो पाया है। ठीक है, बट मैं आपको बेरेक्ट वाला भी बताऊंगा कि बेरेक्ट क्या कहता था पहले, फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में बदल के इसे क्या कर दिया। क्लियर? और प्रेजेंट टाइम पर अब क्या पोजीशन है इसकी, कि ऐसी ट्रांसफर एप्लीकेशन कहां पर जाएंगी, ये मैं आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। ठीक है, तो अभी आप क्या करो, अभी आप इससे पहले वाले दो क्लॉज को एक बार रिवाइज कर लो, एक बार ये वाला, एक बार ये वाला। ठीक है, तीनों को करा के फिर मैं दोबारा से एक बार बहुत सिंपल तरीके से बता दूंगा। विनयविस्ट वेरी गुड, और कोमल, ठीक है, दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री, वेरी गुड। ठीक है, ये केस भी अभी आपको कराएंगे। ठीक है, तो लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 3-4 मिनट्स, देन वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक।
देखो, देखो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर क्या होता था, पहले सेक्शन 23 क्या कहता था, सेक्शन 23 कहता था कि जिस हाई कोर्ट के अंडर जिस हाई कोर्ट के अंडर ये सूट फाइल किया गया है, मतलब जिस हाई कोर्ट के अंडर, मेरा कहने का ये मतलब है कि जिस हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ रहा है और ये जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल जज का कोर्ट आ रहा है, क्लियर, तो जहां पर ये फाइल किया गया है, सूट इज फाइल्ड, ठीक, उसके हाई कोर्ट में इसकी ट्रांसफर एप्लीकेशन आप फाइल कर दीजिए, ठीक है, उसके 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 हाई कोर्ट में, है ना, मतलब वो कोर्ट जिस एपलेट कोर्ट का सबऑर्डिनेट है और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिस हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेट है, इस हाई कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन को क्या कर दो, फाइल कर दो, ये डिसाइड करेगा कि साहब ट्रांसफर होगी या नहीं होगी, क्लियर। अब मान के चलो कि साहब इस हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट जो कोर्ट है, उस पर सूट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये कैसे डिसाइड कर सकता है, ये तो दूसरा, क्योंकि एक हाईकोर्ट अपने स्टेट के कोर्ट्स में क्या कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है चीजों को, है ना, ये हाईकोर्ट केवल अपने स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को क्या कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है, बट ये इसके मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये इसके मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो ये कहीं ना क्या था, ये इंटरफेरेंस ऑफ पावर था, क्लियर। अब ये क्या करता था, मान लो हमने सेक्शन 23 कहता था कि आप जिस हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट वो कोर्ट है, ठीक है, मतलब जिस जिस कोर्ट में वो फाइल कर दिया गया है सूट, आप उसके हाई कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन डाल दो। तो सेक्शन 23 पहले ये कहता था कि साहब जिस जिस कोर्ट में सूट फाइल हो चुका है, ठीक है, जिस कोर्ट में सूट फाइल हो चुका है, उसके हाई कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन जाएगी, अगर अलग अलग हाई कोर्ट है, मतलब इस कंडीशन में, ठीक है। फिर बाद में एक केस आया जिस केस का नाम था दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री, दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री, ठीक है, 2008 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब अगर ऐसा कोई मैटर होगा, ठीक है, अगर ऐसा कोई सरकमस्टांस होगा, तो ऐसे केसेस में ट्रांसफर एप्लीकेशन जाया करेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ऐसे केसेस में ट्रांसफर एप्लीकेशन कहाँ जाएगा, ट्रांसफर एप्लीकेशन कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, पूरे इंडिया को गवर्न करता है, क्लियर, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो होल ऑफ इंडिया पे, क्लियर, तो उसके अंडर तो सारे हाई कोर्ट आएंगे, उसके लिए सारे हाई कोर्ट बराबर है, क्लियर। तो अगर मैटर ऐसा आ जाए कि आपको एक हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से सूट को दूसरे हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ट्रांसफर कराना है, तो आपकी ट्रांसफर एप्लीकेशन कहाँ जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जानी चाहिए, क्लियर। तो मैं ये कह पाऊंगा कि आफ्टर आफ्टर दुर्गेश शर्मा जजमेंट आफ्टर दुर्गेश शर्मा जजमेंट ऑफ 2008, ठीक है, अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है कि, ठीक है, और सूट को यहां से यहां ट्रांसफर कराना है, सूट को यहां से यहां ट्रांसफर कराना है, ट्रांसफर ऑफ सूट करना है एक हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में से दूसरा हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन तक, अगर ऐसा कोई ट्रांसफर है, तो योर ट्रांसफर एप्लीकेशन विल मूव टू सुप्रीम, ठीक है, आपकी ट्रांसफर एप्लीकेशन कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट।
इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए, इतना क्लियर है? अगर मैं आपसे ये बोलूं कि दुर्गेश शर्मा जजमेंट से पहले कहां जाती, ट्रांसफर एप्लीकेशन नंबर 1 पे जाती या नंबर 2 पे जाती? दुर्गेश शर्मा जजमेंट से पहले, दुर्गेश शर्मा जजमेंट से पहले ट्रांसफर एप्लीकेशन कहां पर जाती? नंबर 1 पे जाती या नंबर 2 पे जाती? बताइए। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, बट आफ्टर दुर्गेश शर्मा जजमेंट, ठीक है, योर एप्लीकेशन, योर ट्रांसफर एप्लीकेशन विल मूव टू सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट। हाँ, सही कह रहे हो। देखो, मैं दोबारा दिखा देता हूं एक बार। मान लो कोई सिविल जज का कोर्ट है, दूसरा सिविल जज का कोर्ट है, इनका एप्लेट कोर्ट एक ही है, यहां से यहां ट्रांसफर होना है। ठीक है, यहां से यहां। तो ट्रांसफर एप्लीकेशन कहाँ जाएगी? ट्रांसफर एप्लीकेशन इस पर जाएगी। ट्रांसफर एप्लीकेशन अगर सेम सेम एप्लेट कोर्ट है, सेम एप्लेट, सेम एप्लेट। क्लियर? दूसरा कहता है कि साहब, मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सिविल जज कोर्ट है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सिविल जज कोर्ट है। क्लियर? बट दोनों का सेम हाई कोर्ट, दोनों का सेम हाई कोर्ट, सेम हाई कोर्ट। अगर इससे यहां से यहां ट्रांसफर होनी है, यहां से सूट, यहां से यहां ट्रांसफर होना है, तो कहां जाएगी ट्रांसफर एप्लीकेशन? ट्रांसफर एप्लीकेशन इस हाई कोर्ट, ट्रांसफर एप्लीकेशन इस हाई कोर्ट में जाएगी। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि साहब हाई कोर्ट के अंडर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके अंडर कोई सिविल जज कोर्ट है, दूसरे हाई कोर्ट के अंडर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके अंडर कोई सिविल जज कोर्ट है। ठीक है, ट्रांसफर करना है सूट, ट्रांसफर ऑफ सूट करना है, ट्रांसफर ऑफ सूट करना है। क्लियर? ट्रांसफर ऑफ सूट करना है। एक हाई, दोनों के हाई कोर्ट, दोनों के अपीलेट कोर्ट भी अलग है, हाई कोर्ट भी अलग है, तो ऐसे केसेस में सुप्रीम, ऐसे केसेस में ट्रांसफर एप्लीकेशन कहाँ जाएगी? सुप्रीम। ट्रांसफर एप्लीकेशन कहाँ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट जाएगी। क्लियर? ये तीन केसेस की बात करता है सेक्शन 20। ठीक है, ये तीन केसेस की बात करता है सेक्शन 23। ठीक है, बाकी स्नेहा शर्मा के, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ 23 बी कॉल्ड देन? रिडंडेंट, रिडंडेंट या फिर इनऑपरेटिव? रिडंडेंट या फिर इनऑपरेटिव? काजल सेकंड वाला। अरे एक ही स्टेट है, आप मान के चलो। एक स्टेट में दो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। क्लियर? और एक सिविल जज कोर्ट एक डिस्ट्रिक्ट का, दूसरा सिविल जज कोर्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट का। इन दोनों कोर्ट में क्या करना है? ट्रांसफर ऑफ सूट कराना है ना? तो भाई ये इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर आता है, ये वाला सिविल जज कोर्ट इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर आता है, तो दोनों का एप्लेट कोर्ट तो अलग अलग हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों के अलग अलग हो गए। तो जब एप्लेट कोर्ट अलग अलग हो, तो हम हाई कोर्ट देखते हैं, हाई कोर्ट सेम है या नहीं। तो सेम हाई कोर्ट अगर होगा, तो उस हाई कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन चली जाएगी। हाँ, मैं लिखवा रहा हूँ बेटा, अभी सचिन दोवे, अभी मैं पूरा लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो। फर्स्ट कमेंसमेंट रूल, फर्स्ट कमेंसमेंट रूल तो पहले कहा जाता था 2008 से पहले। आज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो नहीं बेटा, बीसीओ कोर्ट होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, बीसीओ कोर्ट, आप जाके तो देखो कोर्ट में कभी।
ठीक है, एक बार मैं लिखवा रहा हूँ, लिख लो एक बार। केस में लिखवा रहा हूँ, केस का नाम लिख लो, दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री। केस में मैं डिक्टेट करा रहा हूँ, एक बार केस को, केस में आप लिख लीजिए। हाँ, अलग अलग स्टेट का ही तो है, वो सुप्रीम कोर्ट करेगा पर उसे ट्रांसफर। डेविड पुरी, अभी इंतजार करो बेटा, इंतजार करो, अभी सेक्शन 25 आएगा, सेक्शन 25 में तुम्हारे सवाल का जवाब मैं दे दूंगा, है ना। बट क्या है कि पता नहीं क्यों सब्र नहीं होता तुमसे। अपूर्व सर की क्लास है आज रात में 9 बजे, मेरी नहीं। जैसा जैसा देखो, मैंने कहा है ना, एक टॉपिक अगर 5 सेक्शन से मिलके बन रहा है, तो पहले मुझे पूरे 5 सेक्शन कराने दीजिए। अपने आप को थोड़ा पेशेंस अपने अंदर पैदा करिए, थोड़ा संयम अपने अंदर पैदा करिए, वरना नुकसान होगा आपका। ठीक है, मैं मेरे बार बार कहने पर अगर आप नहीं ये चीज अपने अंदर ला सकते, तो आप अपने सिलेक्शन में देरी कर रहे हैं। जो जितना जल्दी सीखेगा, वो उतना जल्दी सक्सीड होगा। ठीक है, केस का नाम लिखो, दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री। दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री। दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री। अभी तो मैंने दोनों स्लाइड में उसका नाम लिखा है, दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री। चलो, अब आप लिखो, पहला पॉइंट लिखो, इसमें 3-4 पॉइंट है, वो डिक्टेट कराऊंगा, 3-4 पॉइंट है। गलत क्वेश्चन नहीं है, आप पूछना लास्ट में, अभिषेक, है ना। लिख लो, लिख लो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट वॉज हेल्ड दैट, अब ये केस में लिखना है सब तुम्हें। इट वॉज हेल्ड दैट, इट वॉज हेल्ड दैट सेक्शन 23 इज अ प्रोसीजरल प्रोविजन। सेक्शन 23 इज अ प्रोसीजरल प्रोविजन। सेक्शन 23 इज अ प्रोसीजरल प्रोविजन। It was held that Section 23 is a procedural provision, and as compared to that, Section 25 is a more substantive provision. Section 25, Section 25 is a more substantive provision, and therefore, and therefore, and therefore, Section 23 has to be read, Section 23, therefore, Section 23 has to be read subject to Section 25. Has to be read subject to Section 25. Has to be read subject to Section 25. 25 में क्या है, मैं अभी हल्का सा बता देता हूँ, अभी 25 हम डिटेल में करेंगे। 25 में क्या है, वहां कहता है कि साहब, अगर मतलब जस्टिस पाने के लिए, मतलब टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, ट्रांसफर ऑफ सूट कर सकता है कहीं से कहीं भी।
ठीक है, ट्रांसफर ऑफ सूट एंड ऑफ जस्टिस प्रिवेंट करने के लिए, मतलब न्याय अगर उसे लगेगा कि जस्टिस का फेलियर हो रहा है तो उसे बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी को कहीं से कैसे भी ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट तो पहले मैं कहा कि साहब सेक्शन 25 क्या है, एक सब्सटेंटिव प्रोविजन है ना, और वो सुप्रीम कोर्ट को ऑलरेडी पावर देता ही है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 23(3) को इनऑपरेटिव करके ऐसे केसेस में पावर दे देते हैं सुप्रीम कोर्ट को, कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसेस में तय करेगा कि ट्रांसफर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ट्रांसफर करने की नौबत आई तो ऐसे केसेस में जहां पर दो अलग अलग हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से केस को ट्रांसफर किया जा रहा है, ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू ट्रांसफर द सूट फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ वन हाई कोर्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ अदर हाई। क्लियर, मतलब एक हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से दूसरे हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में अगर सूट को ट्रांसफर करना है तो उसकी पावर कहां पर आएगी, सुप्रीम कोर्ट के पास आएगी। क्लियर। सेकंड लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए, प्लीज राइट सेकंड पॉइंट। द सुप्रीम कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन अपॉन द होल ऑफ इंडिया। बेटा हमारे पास जब ऑलरेडी प्रोविजन है, हमारे पास जब ऑलरेडी प्रोविजन है, सेक्शन 25 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दी हुई है, तो हम 151 में क्यों जाएं? 151 में हम तब जाते हैं जब हमारे सीपीसी के किसी भी प्रोविजन में वो चीज ना मिल पाए। तो हमें तो सेक्शन 25 में ही वो चीज मिल गई, तो क्यों इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करना। लिखो, द सुप्रीम कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन, द सुप्रीम कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन, द सुप्रीम कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन upon the whole of India, upon the whole of India, whereas the High Court has jurisdiction, whereas the High Court has jurisdiction, whereas the High Court has jurisdiction, whereas the High Court has jurisdiction upon only its own territory. High Court has, whereas the High Court has jurisdiction upon only its own टेरिटरी। वो हाई कोर्ट तो केवल अपनी स्टेट पे क्या करता है, जुरिस्डिक्शन होती है केवल। सो द हाई कोर्ट कैन नॉट पास अ जजमेंट, सो द हाई कोर्ट, so the high court cannot pass the judgment, the high court cannot pass the judgment with respect to the jurisdiction of, with respect to the jurisdiction of, भाई उसकी जुरिस्डिक्शन केवल अपने स्टेट पे है, वो दूसरे हाई कोर्ट की स्टेट में कैसे ट्रांसफर कर देगा। द हाई कोर्ट कैन नॉट पास अ जजमेंट only its own territory. High court has jurisdiction upon only its own territory. फिर लिखो, द हाई कोर्ट कैन नॉट पास अ जजमेंट with respect to the jurisdiction of, with respect to the jurisdiction of another high court, another high court. Therefore Supreme Court held in this case, therefore Supreme Court held in this case, therefore Supreme Court held in this case, therefore Supreme Court held in this case that section 23 clause 3, that section 23 clause 3, that section 23 clause 3, that section 23 clause 3 is redundant, is redundant or inoperative, is
It's redundant or inoperative. Redundant or inoperative. And such transfer will be made only by the High Court. And such transfer and such transfers will be made only by the Supreme Court. Only by the Supreme Court under Section 20. Only by the Supreme Court under Section 20. Only by the Supreme Court under Section 20. बताइए, क्लियर? इतना क्लियर आपको? Only by the Supreme Court under Section 25. बीएनएस की जो एक्स्ट्रा क्लास बची हुई थी वो मैं 20th को लूंगा, 20th को, ठीक है? अंडर सेक्शन 25, गर्व यादव 25। मुझे नहीं लगता क्या आएंगे, मुझे नहीं लगता। बस हाँ, कंपैरेटिव नहीं आ सकते, बस ये आ सकता है कि सब क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं, ये आंसर लिख दो। तो क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं, इस पे तो आंसर आपको तैयार करना ही चाहिए कि एविडेंस में क्या चेंजेस हुए हैं, बीएनएस में क्या चेंजेस हुए हैं, और बीएनएसएस में क्या चेंजेस हुए हैं। टाइमिंग बता दूंगा। मतलब आशु 22 में क्या समझ नहीं आया मुझे ये बताओ। ठीक है, अगर तुम्हें पूरा दोबारा से समझना है तो मैं आपको बता चुका हूं कि पूरा दोबारा कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे बेस्ट है रिकॉर्डेड क्लास देखना, ताकि जितने इत्मीनान से मैंने पहली बार में पढ़ाया है, ठीक है, उतने ही इत्मीनान से आपको दोबारा समझने को मिले तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। लास्ट क्लास है, बस मेरे हिसाब से तो खत्म हो गया था। वो तो बच्चों ने लगातार रिक्वेस्ट करी कि थ्योरी ऑफ पनिशमेंट भी करा दो, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट भी करा दो, इसलिए मैं लास्ट क्लास ले रहा हूँ। क्लियर आशु? तो एक बार रिकॉर्डेड से करके देखना। 22 22 में होता कुछ नहीं है, मैं एक बार शॉर्ट में आपको फिर भी बता देता हूं कि अगर प्लेंटिफ के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मल्टीपल कोर्ट्स में सूट फाइल करने के ऑप्शन होते हैं, क्योंकि आप अगर देखो सेक्शन 20 में भी तो हम कहाँ कहाँ सूट फाइल कर सकते हैं, डिफेंडेंट के रेजिडेंस पे भी कर सकते हैं, डिफेंडेंट के प्लेस ऑफ वर्क पे भी कर सकते हैं, डिफेंडेंट के बिजनेस पे भी कर सकते हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, हमने एक ऑप्शन पकड़ के वहां सूट फाइल कर दिया। बट डिफेंडेंट क्या कराना चाह रहा है, डिफेंडेंट सूट को ट्रांसफर कराना चाह रहा है कि साहब रेजिडेंस वाली जगह नहीं यार, बिजनेस वाली जगह आ जाओ, वहीं रहता हूं मैं। तो वो इसकी ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन कोर्ट में डालेगा, और कोर्ट क्या देखेगी कि ये एप्लीकेशन, ये ऑब्जेक्शन उसने एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे उठाया है नहीं उठाया, मतलब सेटलमेंट ऑफ इशू तक उठाया है नहीं उठाया। ठीक है, अगर ऐसा उठाया होगा तो कोर्ट इसकी सूट को ट्रांसफर कर सकता है। अब कौन सा कोर्ट में आप ट्रांसफर एप्लीकेशन डालोगे, ये सेक्शन 23 बताता है, जो मैंने आपको पढ़ाया। समझ में आ गया आशु? नहीं बेटा, ये पुराने वाले बैच की है, पुराने वाले बैच की है। हाँ, मैं फिर थ्योरी ऑफ पनिशमेंट करा के ये भी बताऊंगा कि अब आईपीसी को कैसे रिवाइज करना है आपको, जिनका हो चुका है। देखो, अगर स्पेसिफिकली पूछ रखा होगा कि साहब 23 के हिसाब से ही बताओ, तो तुम कहोगे कि उस हाई कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन जाएगी जहां पर सूट पहले फाइल हो चुका है। ठीक है, बट अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा कि साहब ऐसे ऐसे अलग अलग हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से ट्रांसफर कराना है तो कौन करेगा, देन और आंसर विल बी सुप्रीम। ठीक है, ठीक है।
ऑब्जेक्शन का मतलब है कि जो है ये जो जुरिस्डिक्शन इन्होंने चुना है, इसे मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ, प्लीज मेरे सूट को ट्रांसफर कर दीजिए। हाँ, ट्रांसफर एप्लीकेशन। ठीक है, अब आप पूछ सकते हैं। अब आप पूछिए डाउट्स, अब आप डाउट पूछ सकते हैं। हाँ वत्सल, मैं देख लूंगा बेटा, मुझे ना बिल्कुल 1 मिनट का भी अभी टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं बता दूंगा देख के। और देखो, मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि प्रोसीजरल मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं कोर्ट में क्या प्रोसीजर चल रहा है, कैसे लिखते हैं, वो मैं आपको बता पाऊं। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपका पढ़ के आपको बता दूं। ठीक है। देखो, दोनों का अलग अलग काम होता है। मैं कराता हूं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि कोर्ट में क्या होता है ना, हर डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट की अलग अलग प्रैक्टिस होती है, अलग अलग उनका तरीका होता है। समझ गए? तो क्या कल्चर है, क्या प्रोसीजर उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है, ये अलग अलग ये वेरी करता है, स्टेट टू स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी वेरी करता है। तो सबसे अच्छा आपको वही बता सकता है जो वहां प्रैक्टिस कर रहा हो। ठीक है, जैसे एक्सपीरियंस हो वहां की प्रैक्टिस का। हाँ, कह सकते हो, कह सकते हो इक्लिप्स, पर इक्लिप्स अलग चीज है, बट हाँ कह सकते हो आप। मतलब जनरली कह सकते हो। हर्ष बेटा, एक बार पढ़ना, पहले रिवाइज करना, उसके बाद ऐसे ही नहीं लिख देते कि सर तीनों क्लॉज शॉर्ट में बता दो। एक बार रिवाइज करो, आप इतना शॉर्ट के पीछे क्यों पढ़ते हो? किसी और कोर्ट में भी नहीं कर सकता अगर वो सेम कॉम्पिटेंसी का है। किसी और कोर्ट में भी नहीं कर सकता अगर वो सेम कॉम्पिटेंसी का है। समझ गए? आप एप्लेट कोर्ट में ही जा सकते हो, मतलब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। सेम कॉम्पिटेंसी का मतलब हो गया ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में नहीं फाइल कर पाएगा, एप्लेट कोर्ट में ही कर सकता है। दुर्गेश, मैं आपको इतने पॉइंट लिखने हैं बस। हाँ, मतलब उस रिटन स्टेटमेंट के साथ भी कर सकता है और अलग से एप्लीकेशन भी लगा सकता है। इसमें दो ही पॉइंट लिखने सज्जाद खान आप। श्रेया, एआईबी के कोई टिप नहीं, जो है, मतलब इसमें क्या टिप दूं? ओपन बुक एग्जाम है, 100 में से 40 नंबर चाहिए, नेगेटिव है नहीं। इसमें भी टिप लेने की आवश्यकता कैसे पड़ सकती है किसी को, ये बताओ। हाँ हाँ, आप कोई भी क्वेश्चन पूछो देवेंद्र। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। विनोद, 1976 का कुछ हुआ होगा तो मैं चेक कर लूंगा। नहीं हुआ होगा तो मैं कल बता दूंगा आपको। पढ़ाई और प्रैक्टिस में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो पढ़ाता हूँ ना, वो कुछ भी कोर्ट में नहीं चलता। समझ गए? दोनों की एप्लीकेशंस अलग अलग है। हाँ, आपको नॉलेज हो जाएगी, बट प्रोसीजर आपको उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फॉलो करना है जो वहां पर कल्चर चल रहा है। नॉलेज आपको मेरे पढ़ाने से आ जाएगी, बट उसको अप्लाई कैसे करना है वो वहां पर प्रैक्टिस करके सीखोगे आप। हाँ, सेटलमेंट ऑफ इश्यू से पहले कभी भी कर सकते हो। बेटा, मोहिनी केवल सिविल केस के बारे में बात करेगा, सिविल प्रोसीजर कोड। हाँ, मैक ग्रोवर। मतलब सेम कॉम्पिटेंसी वाले कोर्ट में नहीं कर सकते, सूट को फाइल, बाकी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, अगर मान लो 23 अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो कोर्ट 151 को यूज करके कर सकता है फिर।
नहीं, उतना ही था बेटा, उतना ही था। उसके पीछे, उसके बाद तो बस रिफ्रेशमेंट्स वगैरह हुए थे, सब बस खत्म हो गया था। बेटा एडमिट कार्ड एआईबी का नहीं आ रहा है, तो इसमें एक बार आप ट्राई करो वेबसाइट पे जाके। इसमें मतलब मुझे वाकई में आइडिया नहीं है। 22 को क्लास होगा? 22 को क्या है राम जी? 22 को क्या है? संडे है। संडे है तो क्यों क्लास होगा फिर? सेटलमेंट ऑफ इशू का मतलब पूछ रहे हो? इसका मतलब तुमने पुरानी क्लास नहीं करी मनोज प्रकाश। अगर आप सेटलमेंट ऑफ इशू का मतलब पूछ रहे हो, तो इसका मतलब आपने पुरानी क्लासेस नहीं करी। ठीक है मोहिनी जी, आप कानपुर कोर्ट में स्टेनो है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो 23 में फिर कैसे आप क्रिमिनल केस को बताओ ट्रांसफर करोगे? 23 में तो केवल सिविल केस ही तो ट्रांसफर होगा। 23 सीपीसी में केवल सिविल केस ही तो ट्रांसफर होंगे। हाँ, अगर उसके उसके ब्याह पे अगर कोई वर्क कर रहा है, अगर वहां पे उसका एजेंट भी बैठा हुआ है ना, तो भी वहां पर माना जाएगा। बताइए मनोज प्रकाश। मनोज प्रकाश, बताइए, क्या आपने पुरानी क्लास करी? नहीं करी? आप सेटलमेंट ऑफ इशू क्यों पूछ रहे हैं? बता तो मैं भी दूंगा आपको, बट आप पहले मेरे क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। और मोहिनी जी आप बताइए, आपका, आपको क्लियर हो गया? अच्छा, इनेबल, सॉरी सॉरी मनोज जी, सॉरी, चैट डिसेबल थी, अब इनेबल हो गई। आप बताइए मुके मनोज प्रकाश, क्या आपने पुरानी क्लासेस नहीं करी? हाँ आप बताओ। मैंने तो कितना डिटेल में बताया है, कितना डिटेल में बताया है कि सेटलमेंट ऑफ इशू कहाँ होगा, कैसे होगा। तो फिर आप सेटलमेंट ऑफ इशू ऐसा बताओ, कैसे पॉसिबल है कि सेटलमेंट ऑफ इशू? नहीं, आपका दे तो दिया अभिषेक दुबे, मैंने आपका दे दिया आंसर, मैंने छोड़ा नहीं है आपका। मैंने बताया ना कि डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट के साथ भी फाइल कर सकता है, और उसके बाद अलग से एप्लीकेशन लगा के भी फाइल कर सकता है। तो अब तो मैंने छोड़ा नहीं आपका, तो मैंने आंसर दिया था। देखो, होता क्या है सेटलमेंट ऑफ इशू पे, होता क्या है कि मैंने प्लेंट में अपनी तरफ के पॉइंट भेजे, ठीक है, फिर रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट ने अपनी अपने फेवर के पॉइंट लिखे। दोनों पॉइंट्स में जो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, उन पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पे हियरिंग होती है, और हियरिंग के बाद इशू फ्रेम किया जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ इशू, उसी प्रोसेस को बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ इशू। फिर उन्हीं इशू पे ट्रायल चलता है। समझ गए मनोज जी? हाँ, वेरी गुड राम जी। टेलीफोनिक कॉन्ट्रैक्ट में जहां ऑफर दिया गया है वहीं पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, अगर एक्सेप्ट हो जाता है प्रपोजल। कॉज ऑफ एक्शन, देखो कॉज ऑफ एक्शन तो वहां अराइज होगा जहां पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा।
आप ये पूछोगे प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टेलीफोनिक में होगा जहां पर एक्सेप्टेंस हर्ड किया जा रहा है, जहां पर एक्सेप्टेंस सुना जा रहा है। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लाइव रिकॉर्डेड भी देखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा वो भी। और बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप मतलब एक इतना अच्छा काम कर रहे हो, है ना, स्टेनो। अगर आप हैं कोर्ट में तो इट्स रियली गुड। आपको तो और ज्यादा मतलब आपको तो हमसे ज्यादा प्रोसीजर पता होगा। ठीक है, हाँ, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखकर आपको तो पता लगता होगा कि प्रोसीजर बहुत अलग है और एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है उसे लिखना बहुत अलग है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। ठीक है। एक्सपल्जन फ्रॉम कास्ट की वजह से अगर कोई लीगल राइट आपका वायलेट हो रहा है तो वो सूट ऑफ सिविल नेचर बन जाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। मतलब केवल आपको कास्ट से एक्सपेल कर देना, केवल ये सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं होगा। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है समझ में नहीं आ रहा मुझे, सपना कुमारी सिंह। सर, if application for transfer suit is not filed before settlement of issue, then also section कितने will apply? हाँ, मतलब देखो, ट्रांसफर एप्लीकेशन सेक्शन 23 तो केवल ये बताता है कि ट्रांसफर एप्लीकेशन जाएगी कहाँ। ठीक है, उसमें फिर अगर 22 अप्लाई नहीं हुआ, मान लो तुम्हारी अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे नहीं है, फिर भी फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, तो फिर इनहेरेंट पावर यूज करके कोर्ट क्या कर सकता है, सूट को ट्रांसफर कर सकता है। हाँ, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जज बनने के लिए क्या सारी धारा याद होनी चाहिए? नहीं बेटा, इंपॉर्टेंट तो करनी पड़ेंगी, बट आजकल प्रीलिम्स के पेपर ऐसे बन रहा है कि एटलीस्ट मार्जिनल हेडिंग आपको कम इंपॉर्टेंट सेक्शंस की भी पता होनी चाहिए। चलिए, ओके देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अब मिलते हैं कल। देखो, कल मैं 24-25 कराऊंगा, 24-25 कराने के बाद हमारा जुरिस्डिक्शन और ट्रांसफर ऑफ सूट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वी विल स्टार्ट रेस्ट जुडिकाटा। ठीक है, और कल मतलब मान के चलो, कल आपकी पहली कॉपी खत्म हो जाएगी, ऐसी 2 कॉपी और हमें करनी है। ठीक है, पतली पतली है, बट डिटेल में हमें पूरा सीपीसी करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।